चलिए पहली बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। कैसे जंग के बीच अमेरिका को लगातार लग रहे हैं झटके पर झटके। 24 घंटे में अमेरिका को डबल झटका लगा है। डिटेल में आगे बताऊंगा, पहले यह तस्वीर आपके सामने। यह क्लस्टर बम से हमले की तस्वीर आप देख रहे हैं, आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए जरा, ईरान का क्लस्टर बम से यह अटैक, सुनिए शोर। ट्रंप ने 48 घंटे के सीज फायर की पेशकश की है, लेकिन ईरान है कि मानता नहीं, साफ सिरे से खारिज। ईरान के हमले और इस बीच काफी तेज हो गए हैं। क्लस्टर बम से इजराइल पर जोरदार अटैक। और इजराइल पर ईरान से ये 2 ताकतवर मिसाइलें छोड़ी गई हैं। इसकी तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। और आपने सुना धमाका। आगे बढ़ते हैं और अब ईरान के मिसाइल इजराइल के अलग अलग जगहों पर भारी तबाही मचा रहे हैं इस वक्त। देखिए तेल अवीव में ईरान ने यह मिसाइल दाग दी है। इजराइल के मजबूत डिफेंस सिस्टम ने ईरान के कई मिसाइल को आसमान में मार गिराया है, वो भी देखिए। देखिए ईरान ने आज इजराइल पर 95 लहर शुरू कर दी है और दाग दी है। आपको वो भी तस्वीर जरूर देखनी चाहिए, आपके सामने रही है। भले ही अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप धमकाने का काम कर रहे हो ईरान को, लेकिन ईरान है कि झुकने को तैयार नहीं, राजी नहीं। देखिए अमेरिका के F-15 मार गिराने के बाद ईरान बेहद खुश है। वहीं व्हाइट हाउस में ट्रंप ने पायलट को लेकर बैठक भी बुलाई है। वैसे ये AI जनरेटेड तस्वीरें, कुछ ऐसा हुआ होगा। Are you all ready? A lot of media, as usual. So thank you to the incredible members of my cabinet. They're doing a phenomenal job. Everybody pretty much agrees to that, including our newest member, Secretary of Homeland. ये वही अमेरिकी F-15 विमान है जिसे ईरान ने मार गिराया। अब इस विमान ने आखिरी बार ब्रिटेन के बेस से उड़ान भरी थी और ईरान में टारगेट को हिट करने ये निकला था, लेकिन खुद ही हिट हो बैठा। F-15 मार गिराए जाने के बाद अमेरिकी विमान ईरान में अपने पायलट की तलाश में जुटे हुए हैं और वहीं ईरान ने इन विमानों पर भी हमला बोल दिया।
विमान पर अटैक किया। उसमें से बताया गया कि 2 पायलट नीचे गिरे, एक को तो उसने रेस्क्यू कर लिया, दूसरे की तलाश चल रही थी। और यही जो टोही विमान और हेलीकॉप्टर्स ब्लैक हॉक, देखिए वो टारगेट करने का दावा कर दिया ईरान ने। उधर F-15 विमान को जहां पर मार गिराया गया, ये वहां की तस्वीर है जो अब आप देख रहे हैं। ये विमान का पायलट इसी के सहारे विमान से बाहर निकल सका। ये देखिए सर, इजेक्ट करके। ईरान में अमेरिका के 2 हेलीकॉप्टर्स अपने पायलट की तलाश में जुटे हैं, लेकिन उसमें भी ईरान ने दावा किया है कि उनको भी अटैक कर दिया गया। ये गोलियां चल रही हैं, वो भी सुनते रहिए। ये ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है, लेकिन नीचे से फायरिंग हो रही है इसमें। तो ईरान के हमलों से इस अमेरिकी हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचा है। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, उसकी भी तस्वीर आपके सामने। ये देखिए, ये धुआं निकलता हुआ हेलीकॉप्टर, ये ब्लैक हॉक है। अमेरिकी हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचाने का दावा ईरान ने किया है, क्योंकि ये सर्च ऑपरेशन में लगा हुआ था। लेकिन उसी बीच नीचे से फायरिंग की गई ईरान की तरफ से, और ये नुकसान। अब इसकी पुष्टि अमेरिका ने भी की, और अमेरिका की इस पुष्टि के बाद ईरान में जश्न का माहौल है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैसे अमेरिकी F-15 मार गिराने के बाद ईरानी लोग जश्न मना रहे हैं। सुनवा देते हैं, बस तेहरान की तस्वीरें हैं, जहां जोश आई है, जोश का माहौल है। और इसके बाद ईरान ने ट्रंप का मजाक बनाना शुरू कर दिया। अब अलग अलग तस्वीरों से डोनाल्ड ट्रंप को ईरान ने चिढ़ाना शुरू कर दिया। ये देखिए, आपके सामने रख रहे हैं। ये तो एक तस्वीर हुई, अब दूसरी तस्वीर पर भी गौर करिए आप। ईरान की एम्बेसी ने इसके बाद अमेरिका पर तंज कसना शुरू कर दिया। F-15 मार गिराने और पायलट की तलाशी को लेकर अमेरिका और ट्रंप का मजाक उड़ा दिया गया। ये तस्वीरें, मीम्स की बार आई। और पूरे ग्लोबल अगर बता दें कि दुनिया भर में जितने ईरानी एम्बेसी है, उन्होंने अलग अलग ये तस्वीरें जारी की हैं। वही आपको संयुक्त रूप से हम दिखा रहे हैं, देखिए। तो मजाक उड़ाया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का और अमेरिका का। एक और तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, किस तरह ईरान में ट्रंप को मजाक का पात्र बना लिया गया। ये देखिए, एक और। मतलब दौड़ा दिया गया। पहले फोटो था, अब ये वीडियो वैसे AI जनरेटेड है, लेकिन ये मजाक कैसे उड़ाया गया, मतलब अमेरिकियों को कैसे दौड़ा दिया गया। ये देख, ईरान की तरफ से ये सब कुछ जारी हुआ है। अमेरिकी A-10 को भी मार गिराने का ईरान ने इसी बीच दावा कर दिया है। A-10, ये देखिए। तो पहले ये देखिए, ये है अमेरिकी A-10 अटैक एयरक्राफ्ट, जिसे आप देख रहे हैं अब, जिसे ईरान ने मार गिराने का दावा किया है। इसको पहले देख लीजिए, के बारे में आपको और डिटेल्स हम पहुंचाएंगे। चलिए अब जल्दी से आप सभी तक खबर पहुंचा देते हैं। अमेरिका को लगातार झटके मिल रहे हैं। जंग के बीच अमेरिका को डबल झटका लगा है। अमेरिका ने खुद F-15E के मार गिराए जाने की पुष्टि की। कल ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया था। यह ईरान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में उड़ान भर रहा था और तभी ईरानी सेना ने अमेरिकी फाइटर को टारगेट कर दिया, यानी मार गिराया।
अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल एक लड़ाकू विमान है। हवा और जमीन दोनों पर हमले करने में यह सक्षम है। F-15E की रफ्तार करीब 3000 किलोमीटर प्रति घंटे है। यह 60,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। 60,000। विमान की सबसे बड़ी खासियत इसका 2 सीटर होना है। यह विमान अमेरिका की सबसे बड़ी हवाई ताकत है। आगे पायलट बैठता है और पीछे हथियार प्रणाली अधिकारी। इस अधिकारी के पास 4 स्क्रीन होते हैं। F-15E फाइटर जेट की कीमत 415 करोड़ से लेकर 665 करोड़ तक है। 13,300 किलोग्राम तक की मिसाइल बम लेकर अपने साथ उड़ सकता है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक एक क्रू मेंबर को बचा लिया गया है, जबकि दूसरे पायलट की तलाश चल रही है। पैराशूट के जरिए बाहर निकला यह क्रू मेंबर जेट से बाहर निकला और F-15E फाइटर जेट के रेस्क्यू के लिए 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स भेजे गए थे। ईरान का दावा है कि अमेरिका के रेस्क्यू हेलीकॉप्टर पर भी हमला किया गया, यानी ब्लैक हॉक पर। इन पर मौजूद सभी अमेरिकी सैनिक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। A-10 अटैक एयरक्राफ्ट, ईरान का दावा, अमेरिका का A-10 अटैक एयरक्राफ्ट भी मार गिराया गया है। A-10 हमले के बाद कुवैत के हवाई क्षेत्र तक पहुंच गया। पायलट सुरक्षित है, लेकिन अमेरिकी विमान की कुवैत में क्रैश होने का दावा है। 24 घंटे के अंदर अमेरिका को यह दूसरा बड़ा झटका। अगर इसके हाइड्रोलिक सिस्टम फेल भी हो जाएं, तो भी मैनुअल तरीके से सुरक्षित लैंडिंग हो सकती है। और इसकी नोज पर लगी गन 1 मिनट में 3,900 राउंड फायर करती है। A-10 थंडरबोल्ट सेकंड की कीमत 150 से 160 करोड़ रुपए के बीच आंकी जाती है। और अब आपको सुनवाते हैं ईरानी कमांडर जिन्होंने अमेरिकी विमानों के तबाह करने का दावा किया है। सुनिए जरा कमांडर को। ईरानी आज दुश्मन के ईरान के हवाई क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण के दावे के बावजूद IRGC की हवाई रक्षा ने एक F-15E लड़ाकू विमान को निशाना बनाकर नष्ट कर दिया। हमने पहले ही घोषणा कर दी थी कि हम युद्ध के मैदान में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हैं। दुश्मन को ये पता होना चाहिए कि हम इस देश के युवा, जानकार और गौरवान्वित लोगों द्वारा निर्मित नई वायु रक्षा प्रणालियों पर भरोसा करते हैं, जिनका एक एक करके मैदान में प्रदर्शन किया जा रहा है। हम निश्चित रूप से अपने देश के आसमान पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करेंगे और पराजित शत्रु को पहले से कहीं अधिक अपमानित करके दुनिया को साबित करेंगे। आइए कुछ जानकारी और तस्वीरों के जरिए आप सभी तक हम पहुंचा देते हैं, क्योंकि जो अमेरिकी विमान मार गिराए गए हैं, अमेरिका के विमान गिरे तो पायलट लापता हुआ, जिसे तलाशने के लिए ईरान में होड़ लगी है, क्योंकि इनाम घोषित है। ईरान ने इनाम का ऐलान कर दिया है कि जो भी जिंदा अगर इस पायलट की जानकारी देता है तो उसे रकम दी जाएगी, इनाम दिया जाएगा। इस बीच अमेरिका पूरी कोशिश में है कि यह पायलट ईरान के हाथ ना लगे। अब जरा देखिए, ईरानी महिलाएं भी पीछे नहीं है, ये भी अमेरिकी पायलट को ढूंढ रही हैं। वजह पता है आपको? वो है बड़ा सा इनाम जिसकी घोषणा ईरान ने कर दी है। तो अब सवाल यह कि खामनेई के कब्जे में ट्रंप का पायलट आ गया है और जद्दोजहद इसको लेकर चल रही है। तो अब तक क्या अपडेट है ये देखिए। ईरान में अगर किसी ने अमेरिकी पायलट को पकड़ लिया तो वो चंद मिनटों में लाखों रुपए की कमाई कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान ने देश में बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। कहा है कि अमेरिकी पायलट को पकड़ने पर 55 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। यह ऐलान एक प्रांत के गवर्नर ने किया, जो मीडिया में छाया हुआ है। ईरान के सरकारी मीडिया IRIAB की एंकर ने नागरिकों से अपील की है, कहा है कि वो अमेरिकी पायलट को पकड़कर अधिकारियों या सेना को सौंप दे, जिसके बाद से ईरान में कई लोग पायलट को ढूंढने में ही लग गए। वही उनका काम है अभी, क्योंकि अमेरिका के जिन फाइटर जेट को ईरान ने मार गिराया उनमें पायलट गिर गए तो तलाश के लिए 2 सर्च ऑपरेशन शुरू किए गए। इसके लिए अमेरिका ने 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को काम पर लगाया, लेकिन ईरान ने इन पर भी अटैक कर दिए, फिर भी ऑपरेशन जारी रहा। पहला उस एयरमैन के लिए दक्षिण पश्चिम ईरान में जो गिरा था, जबकि दूसरा ऑपरेशन A-10 वॉर्थोग विमान से जुड़ा हुआ है, जो खाड़ी क्षेत्र के हॉर्मुज के पास गिरा। इसमें भी 2 लोग सवार थे, पायलट्स कह लीजिए। अमेरिकी सेना ने एक पायलट को तो ईरान से रेस्क्यू कर लिया, लेकिन दूसरे पायलट को ढूंढने के लिए कड़ी मशक्कत अभी तक करनी पड़ रही है। और जिसके बाद ईरानी संसद के अध्यक्ष ने अमेरिका पर तंज भी कसा है। गालिबाफ ने कहा है कि ईरान को 37 बार हराने का दावा करने वाले ये लोग
अब अपने पायलट नहीं ढूंढ पा रहे हैं, कमाल के लोग हैं। ये सब कुछ ईरान की तरफ से तंज कहा गया है। अब आपको सुनवाते हैं कि कैसे ईरान में टीवी पर घोषणा हुई और फिर ट्रंप के मंत्री भड़क बैठे। देखिए। तवज्जो बेफरमाई। ध्यान दें प्यारे दर्शकों, ध्यान दें। कोगिलयूहे और बोयार अहमद प्रांत के रहने वालों, इज्जतदार और बहादुर लोगों, अगर आप दुश्मन के पायलट या पायलटों को पकड़कर पुलिस या मिलिट्री फोर्स को जिंदा सौंप देते हैं तो आपको एक कीमती इनाम मिलेगा। अगर खलबान या खलबानान दुश्मन रा If you kill Americans, अमेरिका अपने पायलटों को कभी पीछे नहीं छोड़ता। यदि आप अमेरिका को मारते हैं तो हम बिना किसी संकोच के आपका पीछा करेंगे और आपको खत्म कर देंगे। इसके लिए जिम्मेदार लोगों को परिणाम भुगतने होंगे। threaten Americans anywhere on Earth. ये जो पायलट गिरा है और अभी तक उसका पता नहीं है, उसको अगर ईरान ने कैप्चर कर लिया तो मुझे ये याद दिलाता है कि ट्रंप का शायद ऐसा हाल ना हो जो कार्टर का हो गया था। जब होस्टेजेस अमेरिकन एम्बेसी की कैप्चर कर ली गई थी 1980 में, रोज अमेरिका की टेलीविजन स्क्रीन्स पर उनकी फोटो वीडियोस आते थे और देश में ये माहौल बनी है कि कार्टर तो बहुत कमजोर है, उन्हें निकाल ही नहीं पा रहा। तो इस तरह से इस पायलट के अगर वीडियोस रोज आने शुरू हो गए ईरान की तरफ से कि ये देखो ये रहा आपका पायलट, या उसने मैसेज दिया मुझे बचाओ, तो ट्रंप पे आ जाएगा कि भाई ट्रंप तो वीक है कि उसको निकाल नहीं पा रहा। बहुत प्रेशर आएगा ट्रंप पे। ये हमारे मरीन्स जाएंगे या कोई जाएंगे, एयरक्राफ्ट जाएंगे, ब्लैक हॉक्स जाएंगे, उसको निकाल के ले आएंगे। वैसी ऑपरेशन अगर बॉचअप हो गई तो ट्रंप की लीडरशिप पे एक बहुत बहुत बड़ा काला धब्बा लग जाएगा। तो अपने पायलटों की तलाश के बीच अमेरिकी विमान ने ईरान के आसमान में इंदर भी भरा है। ये भी तस्वीर है। तो ईरान से जंग में अब तक अमेरिका के कितने फाइटर जेट्स मार गिराने का दावा किया गया है? देखिए, 7 फाइटर मार गिराने का ईरान ने दावा किया है। अब आपको बता देते हैं डोनाल्ड ट्रंप के कौन कौन से वो फाइटर जेट्स हैं जो इस जंग में शहीद हो गए, मार गिराए गए ईरान की तरफ से। ईरान से युद्ध में अब तक अमेरिका के 7 विमान तबाह। इसमें कौन कौन शामिल है? देखिए, F-15 2 मार्च को अमेरिका के 3 F-15 विमान तबाह हो गए। कुवैत में अपनी सेना की गलती से ये विमान गिरे। सभी 6 क्रू मेंबर सुरक्षित बाहर निकल आए। उनके लिए राहत की खबर यह थी बस। KC-135 टैंकर 12 मार्च को अमेरिका का KC-135 टैंकर विमान क्रैश हो गया। इराक में हुए इस हादसे में 6 अमेरिकी क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। अमेरिकी सेना के मुताबिक दूसरे विमान से यह हादसा हुआ था। E-3 सेंट्री विमान 27 मार्च को E-3 सेंट्री विमान जमीन पर ही नष्ट हो गया। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर यह तैनात था। इससे यहां एक टैंकर विमान को भी नुकसान पहुंचा था। F-15 3 अप्रैल को अमेरिका का F-15 ईरान ने मार गिराने का दावा कर दिया। व्हाइट हाउस ने ट्रंप को इसकी जानकारी दी। A-10 24 घंटे के अंदर ही अमेरिका का A-10 भी तबाह। यह अमेरिका का 50 साल पुराना बेहद मजबूत ग्राउंड अटैक विमान है और खाड़ी युद्ध में इसने 95.7% की मिशन सफलता दर्ज की थी, यानी कि इसकी सफलता दर। अब सुनवाते हैं आपको ईरानी कमांडर्स क्यों अमेरिका में ब्लैक फ्राइडे की बात कर रहे हैं इस वक्त। सुनिए। शुक्रवार का दिन, जिसे अमेरिकी और जायोनी शत्रुओं के लिए काला और अपमानजनक शुक्रवार कहा जाना चाहिए। मैं IRGC की वीर एरोस्पेस फोर्स की नई वायु रक्षा प्रणाली ने 5वीं पीढ़ी के उन्नत अमेरिकी लड़ाकू विमान, 3 रणनीतिक MKU-9 और हर्मेस ड्रोन तथा रडार से बचने वाले 2 क्रूज मिसाइलों को निशाना बनाया और साथ ही सेना की वायु रक्षा बल के बहादुर जवानों ने देश के एकीकृत वायु रक्षा नेटवर्क के तहत एक उन्नत A-10 लड़ाकू विमान को मार गिराया। अब ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम आप देख रहे हैं, ये दुनिया की सबसे ताकतवर डिफेंस मिसाइल सिस्टम मानी जाती है अमेरिका की थाट।
ये तो अमेरिकी ठाठ की बात हो गई। और उधर इजराइल का आयरन डोम भी ईरान के ज्यादातर मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। ये भी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचलित है, कहते हैं विश्वसनीय भी आयरन डोम। लेकिन देखिए कमाल की बात है कि इन सब के बीच ईरान का मजीद डिफेंस सिस्टम परेशान कर रहा है इन्हें। तभी तो इजराइल में भी अटैक हो रहे हैं और उनको नुकसान भी पहुंच रहा है। ये ईरान का मजीद एयर डिफेंस सिस्टम है। हालांकि ईरान के लिए माना जाता है कि उनकी जो ताकत है वो मिसाइल्स ही हैं। डिफेंस सिस्टम उनका बहुत ही कह सकते हैं कि ना के बराबर है, खासकर इजराइल अमेरिका के साथ। और अब अमेरिकी अवॉक्स को मार गिराने का ईरान के सैनिक ने दावा किया है। ये तस्वीर देखिए जरा। به قول خودت من رستم تهمتنم آواکس رو خوب میزنم. حاج مهدی رسولی سلام. به قول خودت من رستم تهمتنم آواکس رو خوب میزنم. حاج مهدی رسولی سلام. به قول خودت من رستم تهمتنم آواکس رو خوب میزنم. चलिए आगे अब आपको बताते हैं कि ईरान का मजीद डिफेंस सिस्टम क्या है और इससे कैसे अमेरिकी विमानों की टेंशन बढ़ी हुई है। इजराइल के आयरन डोम और अमेरिकी ठाठ सिस्टम की चर्चा है, लेकिन इनको ईरान का मजीद डिफेंस सिस्टम परेशान कर रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिकी विमानों और हेलीकॉप्टर्स पर हमले के पीछे ईरान का मजीद एयर डिफेंस सिस्टम हो सकता है। माना जा रहा है कि अमेरिकी विमान कम ऊंचाई पर उड़ रहे थे, इसलिए वो मजीद डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों के रेंज में आ गए। मजीद डिफेंस सिस्टम 6 से 8 किलोमीटर दूरी तक निशाना लगा सकता है। इसे ईरान ने 2021 के आसपास इस्तेमाल करना शुरू किया था। इसे कम ऊंचाई पर उड़ने वाले टारगेट को गिराने के लिए तैयार किया गया था। ईरान के मजीद एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है ये रडार पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि इंफ्रारेड तकनीक इस्तेमाल करता है। यानी ये हीट सेंसर के जरिए टारगेट का पता करके उसे ट्रैक करता है, यानी लॉक करता है। मजीद रडार सिग्नल नहीं देता, इसलिए विमान पहले से पकड़ नहीं पाते। करीब 8 किलोमीटर रेंज होने से यह उन हालात में ज्यादातर कारगर होता है जहां दुश्मन के विमान या ड्रोन को खास इलाके के ऊपर आना पड़ता है। यह डिफेंस सिस्टम एक साथ कई टारगेट पर नजर बनाए रखता है। और इतना ही नहीं, मजीद सिस्टम में एक साथ 8 मिसाइल तैयार रहती हैं। यह सिस्टम आमतौर पर मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लगाया जाता है, यानी इसे जरूरत के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। जाहिर है दुश्मन के लिए इसके सही लोकेशन को ट्रैक कर पाना मुश्किल होता होगा। तो कितना खतरनाक है ईरान का यह मजीद सिस्टम? एक्सपर्ट कर्नल टीपी इसको लेकर क्या कह रहे हैं, उनको सुनते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम सरफेस टू एयर मिसाइल है, मगर इसकी लिमिटेशंस हैं। क्या कि ये करीब करीब 7 किलोमीटर दूरी तक और करीब करीब 7 किलोमीटर की ऊंचाई तक, जब इस रेंज में दुश्मन का एरियल टारगेट आ जाता है, उस समय चूंकि ये कोई रेडिएशन एमिट नहीं करती, ये सिर्फ एयरक्राफ्ट के इंजन से निकलने वाली हीट को सेंस करके उसके ऊपर अटैक करती है। सिस्टम व्हीकल के ऊपर माउंटेड है, लिहाजा इसे एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले जाया जा सकता है। इसी का इस्तेमाल करके ईरान ने अमेरिका के F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को खत्म किया। और अब देखिए कुवैत में तेल डिपो पर कैसे अटैक कर दिया गया है। ये आप देख रहे हैं धुआं धुआं, उसके बाद कैसे तहलका मच गया। और इराक में अमेरिकी तेल कंपनी पर भी अटैक हुआ है। ईरान और उसके समर्थित लड़ाके और अमेरिका से जुड़ी कंपनियों और ठिकानों को निशाना बनाने में लगे हुए हैं, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। तो ईरान की ताकत है मिसाइल्स, और ईरान लगातार इस बीच मिसाइलों की बारिश कर रहा है जो इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर तबाही मचाने का काम कर रहे हैं। ये देखिए जरा।
ईरान की मिसाइल सिर्फ उसके दुश्मनों को ही नुकसान नहीं पहुंचा रही, बल्कि कुछ मिसाइल तो मिसफायर भी हो गई, यानी ईरान में ही गिर गई। खुद की तबाही। ये मिसफायर जिसे कहते हैं, ईरान ने चलाया था दुश्मनों को मारने के लिए, खुद ही के लोग मार डाले। ईरान की मिसाइल मिसफायर। तो ईरान मिसाइलों पर कुछ संदेश भी लिखकर फिर उसे दाग रहा है आगे। इस मिसाइल पर भी गाजा के पत्रकारों के लिए संदेश लिखा गया था, ये देखिए। ईरान मिडिल ईस्ट में लगातार हमले कर रहा है और कुवैत में अमेरिकी बेस पर यह अटैक कर दिया गया, जिसकी तस्वीरें अब आपके सामने देख रहे हैं आप। ये अमेरिकी हेलीकॉप्टर है और किस तरह से ये तबाह हो गया है उसकी निशानी है कुवैत में। और जंग के बीच एक अमेरिकी ड्रोन को ईरान की नेवी ने अपने कब्जे में ले लिया। ये तस्वीर उसकी। तो लगातार हमले झेलने और हथियार गंवाने के बाद अब अमेरिका भी सीज फायर के लिए कह रहा है, लेकिन ईरान भी अड़ा हुआ है। ईरान ने अमेरिका के सीज फायर प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, सिरे से खारिज कर दिया है। अमेरिका ने 48 घंटे का सीज फायर प्रस्ताव पेश किया था और ईरान के मुताबिक तीसरे देश के जरिए यह प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन ईरान ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। उल्टा ईरान ने हमले की संख्या और तेज कर दी है। ट्रंप ने बातचीत से समाधान की उम्मीद नहीं छोड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है इन घटनाओं से बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और इधर ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिकी हमलों की निंदा की है। अमेरिकी हमले में एक ईरानी अधिकारी की पत्नी की मौत पर नाराजगी जाहिर की है पेशकिया ने। ऐसे हालात में अमेरिका की बातचीत की जो बातें हैं उस पर शक पैदा होता है, ये कह रहे हैं ईरानी राष्ट्रपति। अब आगे ईरानी राष्ट्रपति पेशकिया ने कहा है कि दुनिया खुद फैसला करे कौन बातचीत चाहता है और कौन आतंकी कार्रवाई कर रहा है। ईरान के स्ट्रेटेजिक काउंसिल के प्रमुख को निशाना बनाया गया था। इसी हमले में उनकी पत्नी की मौत हो गई। ईरानी राष्ट्रपति ने इसको लेकर अमेरिका का आलोचना भी की उनकी। पेशकिया ने कहा ऐसे में बातचीत कैसे संभव है, कैसे हो सकती है। अब आपको सुनवाते हैं युद्ध विराम के लिए ईरान के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं और भारत के डिफेंस एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं। जंग क्यों नहीं रुक रही, देखिए। जंग हस्तीम न तन्हा दर ईरान बल्कि दर खुद युद्ध समाप्त करने के लिए हमारी शर्तें बिल्कुल स्पष्ट हैं। हम युद्ध विराम स्वीकार नहीं करते, बल्कि न केवल ईरान में बल्कि पूरे क्षेत्र में युद्ध पूर्ण समाप्ति चाहते हैं। साथ ही सुनिश्चित करने की व्यापक गारंटी चाहते हैं कि इस तरह के आक्रमण दोबारा न हो और ईरान की जनता के हुए नुकसान की भरपाई और हर्जाना दिया जाए। और विश्वास कायम करने के लिए ऐसे ठोस कदम उठाने होंगे जिससे बातचीत विश्वसनीय बन सके। ईरान बातचीत करने का फैसला करता है या नहीं, ये एक अलग मामला है। ये कामिल ईरान को मालूम है कि अमेरिका हमेशा बातचीत करता है और उसके बाद अचानक युद्ध चालू कर देता है। हो सकता है कि इस 48 घंटे का इस्तेमाल अमेरिका अपने अस्त्र शस्त्रों को रीपोजिशनिंग के लिए करे। हो सकता है कि अमेरिका के पास मिसाइलें कम हो गई हैं, पेट्रियट की मिसाइल्स खत्म हो गई हैं, इजराइल के पास जो आयरन डोम है उसकी इंटरसेप्टर मिसाइलें खत्म हो गई हैं, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स खत्म हो गए हैं। तो हो सकता है कि इस 48 घंटे का इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल दुनिया भर से आर्म्स अम्यूनिशन जो उनके मेनलैंड अमेरिका में है या नेटो देशों में है उसको गल्फ में रीपोजिशनिंग के लिए करें और 48 घंटे के बाद फिर भयंकर हमला फिर से ईरान पर चालू कर दें। अब ईरान की राजधानी तेहरान की तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां इजरायली फोर्स ने अटैक किया है, उसकी तस्वीर।
और ईरान के पेट्रोकेमिकल जोन पर भी अटैक किया गया है। इजरायली सेना लगातार ईरान में बड़े हमले कर रही है और तबाही मचा रही है। ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर ही हमले की एक और तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए किस तरह से निशाना बनाया गया। بس فجأة مفاجئ برق طقوها اقول لك وين النافذ برق طقوها طقوا فجأة بس فجأة مفاجئ برق طقوها इजरायली हमले से ईरान में अंधेरा छा गया और पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया। ये देखिए हमारे पीछे पूरा ब्लैक। غريب هاي اخبارنا ولك واحده بالجريده ما تدري غريب هاي اخبارنا गौर करिएगा इस तस्वीर पर। हमले से पहले, धमाके से पहले लाइट्स जल रही हैं और जैसे अटैक होता है ये देखिए ब्लैकआउट। غريب هاي اخبارنا और यही नहीं, इजराइल अमेरिका ईरान के पुलों को भी चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। ईरानी ब्रिज पर अटैक की तस्वीर ये देखिए आपके सामने हम रख रहे हैं। तो अब आपको बताते हैं कि ईरान में कहां इजराइल ने हमला बोला है। इजराइल ने ईरान के पेट्रोकेमिकल जोन पर अटैक किया। ईरान के दक्षिणी खुजेस्तान प्रांत में यह अटैक हुआ। पेट्रोकेमिकल स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर बमों की बारिश कर दी गई। इजरायली अटैक के बाद कई जगहों पर धमाके सुने गए। इससे मौके पर धुआं उठता देखा गया। इजराइल ने भी इस हमले की पुष्टि की है। हमले में 3 कंपनियों को निशाना बनाया गया। इजराइल के हमलों में 5 लोग घायल हुए हैं। ईरान के बुशर परमाणु प्लांट पर भी हमले का दावा है। परमाणु प्लांट के पास एक प्रोजेक्टाइल गिरने की खबर सामने आई है। इसमें एक व्यक्ति की मौत की खबर है। इजराइल की वायुसेना ने इन हमलों को अंजाम दिया है। इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस साइट्स पर अटैक कर दिया। हथियारों के रिसर्च और डेवलपमेंट से जुड़े एक सैन्य ठिकाना भी है, वहां पर भी हमला बोला गया। इन हमलों में तेहरान में एक म्यूजिक स्कूल भी तबाह हो गया। ईरान की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी पर भी अटैक किया गया। यह मल्टीपल स्लेरोसिस की दवा के लिए जरूरी सामग्री तैयार करती है। यह कंपनी इजरायली कंपनी की प्रतिद्वंदी कंपनी है। इस कंपनी को केमिकल हथियार बनाने के आरोप में निशाना बनाया गया। और अब आपको सुनवाते हैं ईरान से जंग पर क्या बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ईरान तेजी से पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों का विशाल भंडार भी बना रहे थे और जल्द ही उनके पास ऐसी मिसाइलें होती जो अमेरिकी धरती, यूरोप और पृथ्वी पर लगभग किसी भी स्थान तक पहुंच सकती थी। ईरान की रणनीति इतनी स्पष्ट थी, वो यथासंभव ज्यादा से ज्यादा मिसाइलें बनाना चाहते थे और उन्होंने ऐसा किया भी, वो भी सबसे लंबी मारक क्षमता वाली। और उनके पास कुछ ऐसे हथियार थे जिनके बारे में किसी को विश्वास नहीं था। हमें अभी अभी इसका पता चला है। हमने उन्हें नष्ट कर दिया और हमने उन सभी को नष्ट कर दिया ताकि कोई भी उन्हें रोकने की हिम्मत न कर सके। तो इस वक्त पूरी दुनिया की सबसे बड़ी टेंशन क्या है? हॉर्मुज में एक जहाज पर हमले की तस्वीर आई है। इस जहाज पर किसने हमला किया अभी तक ये साफ नहीं है, लेकिन यहां टेंशन बढ़ी हुई। ये देखिए और अब देखिए इन सब के बीच हॉर्मुज से निकलने का नया रूट दुनिया के सामने आया है। ये क्या है आपको मैप के जरिए हम दिखा भी रहे हैं। हॉर्मुज से निकलने का नया रूट ये देखिए, ये एक तरफ ईरान अप्रूव्ड रूट है, ये सामान्य रूट है। अब इसको समझिए, अबू धाबी, दुबई, फुजरा एयरपोर्ट, ओमान, हॉर्मुज स्ट्रेट, ईरान का ये मंजूर किया हुआ ये रूट है जिसको आपको दिखा रहे हैं। अब सामान्य रूट ओमान का जल क्षेत्र, ये जो देख रहे हैं आप। अब
लगातार अपडेट आ रहा है, लगातार तस्वीरें आ रही हैं। कुछ और तस्वीरें आपके सामने हम रख देते हैं और कुछ जानकारी भी। हॉर्मुज़ में दुनिया भर के कई देशों के जहाज इस वक्त फंसे हुए हैं और जंग के बीच यहां से भारत के लिए कई जहाजें अब तक निकल चुकी हैं। आज एक और अच्छी खबर सामने आई है, ये बताएंगे। तो जंग के बीच भारत के लिए अच्छी खबर आप सभी के लिए, हमारे देश के लिए गुड न्यूज क्या है, नजर डालते हैं। युद्ध के चलते जिस हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पास 400 जहाज फंसे हुए हैं, वहां से जहाजों के निकलने का एक नया रास्ता मिल चुका है। मतलब जहाजों के लिए समुद्र में एक नया रास्ता खुल चुका है। इसी नए रूट से भारतीय जहाज समेत 4 शिप निकल चुके हैं। यह खुलासा हुआ है एनडीटीवी डेटाफाई के विश्लेषण वाले डेटा से, जिसके मुताबिक करीब 4 बड़े जहाज इस नए रास्ते से गुजरे हुए हैं। इसमें तेल, एलएनजी और सामान्य माल ले जाने वाले जहाज शामिल हैं। यह रास्ता अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नहीं बल्कि ओमान की समुद्री सीमा में है। यानी कानूनन तो ईरान यहां से जहाज निकलने से रोकता है, लेकिन जानकारी के मुताबिक इसलिए इस रास्ते से ये 4 जहाज आ रहे हैं, वो जो कानूनी उसके मुताबिक, क्योंकि ये कहीं और पड़ जाता है, उसकी सीमा अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है, वो रोक नहीं सकता। इनमें एक भारतीय ध्वज वाले मालवाहक जहाज जो है उसने हॉर्मुज़ को पार कर लिया है। ये गुड न्यूज है। AIS सिग्नल से उसकी पहचान MSV कूबा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि जहाज दुबई से 31 मार्च को रवाना हुआ था। विश्लेषण के वक्त यह ओमान के दिब्बा पोर्ट से 40 किलोमीटर दूर नजर आया था। भारतीय झंडे वाले जहाज के अलावा 2 मार्शल द्वीप समूह के झंडे वाले भी इसमें शामिल हैं। हब्रुत है, धलकूट है, इस नाम के इन जहाजों में 20 लाख बैरल कच्चा तेल लदा हुआ है, स्टॉक मौजूद है। पनामा के ध्वज वाला सोहार LNG जहाज 21 मार्च को UAE से निकला था। 3 अप्रैल को इनको ओमान के मस्कट के तट से 350 किलोमीटर दूर देखा गया था। अब जाहिर है इन जहाजों के सुरक्षित निकलने से बड़ी राहत तो मिलेगी ही। ईरान युद्ध के बीच भारत के और जहाज भी यहां से आ सकते हैं, जिससे तेल और गैस के संकट के बीच सप्लाई ठप नहीं होगी। ये राहत की बात, ये गुड न्यूज, अच्छी खबर। पूर्व CIA अधिकारी और ईरान के प्रोफेसर को सुनवा देते हैं अब, जो दावा कर रहे हैं कि कैसे अमेरिका ईरान के जाल में फंस गया है। ईरान ने पेंटागन को बड़ी चतुराई से मात दी है। वे हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर नियंत्रण रखते हैं और चीनी युआन में व्यापार करके अमेरिकी डॉलर को नष्ट कर रहे हैं। ये वाशिंगटन के लिए एक पूर्ण राजनीतिक हार है। ट्रंप अपनी गलत नीतियों का आनंद ले रहे हैं। हॉर्मुज़ हमारे क्षेत्रीय जल क्षेत्र में आता है। ट्रंप जिन कानूनों से पहले ही बाहर निकल चुके हैं और जिन्हें समाप्त कर चुके हैं, उन्हें हम क्यों बनाए रखें? उन्होंने 66 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका के बाहर निकलने के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। जब अमेरिका इन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं और कानूनों का पालन नहीं करता, तो ईरान ऐसा क्यों करे? कोई युद्ध विराम नहीं होगा और युद्ध विराम की भीख मांगने वाला वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका ही होगा। तो इतने अपडेट, इतनी खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच एक और खबर आ गई अपने पड़ोसी देश चीन से जुड़ी हुई खबर है, क्योंकि भारत के एक जहाज की चीन मुड़ने की भी खबर सामने आई है। अब ऐसी खबरें सामने आते ही हलचल काफी तेज हो जानी है। ये तस्वीर आपके सामने रखने देखिए। अब आपको बताते हैं भारतीय जहाज के चीन जाने का सच आखिर है क्या। एक भारतीय जहाज के चीन जाने की खबर सामने आई तो रिपोर्ट में भारत आ रहे जहाज के चीन मुड़ने का दावा था। पिंग शुन ईरान से 6 लाख बैरल तेल लेकर आ रहा है। ईरान का यह बेहद सस्ता तेल है जो भारत आ रहा है। 7 साल बाद ईरान का तेल भारत पहुंचने वाला है, लेकिन रिपोर्ट के बाद अटकलें तेज हो गई थी। दावा किया गया कि भुगतान की शर्तों की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन रिपोर्ट के बाद सरकार ने इसे झूठी खबर करार दिया। सरकार ने कहा पेमेंट संबंधी कोई दिक्कत नहीं आई है, भारत की तेल आपूर्ति बेहद ही सुरक्षित है। भारत 40 से ज्यादा देशों से कच्चा तेल आयात करता है। कंपनियों को अलग अलग जगहों से तेल खरीदने की आजादी है। ईरान का यह तेल दुनिया में सबसे सस्ता तेल माना जाता है। साथ ही भारतीय रिफाइनरियों के लिए यह फायदे का सौदा है। दरअसल 2019 तक भारत ईरान से भारी मात्रा में तेल खरीदता रहा है। भारत के तेल आयात में करीब 12% हिस्सा ईरान का था, लेकिन अमेरिकी बैन के बाद ईरान से तेल खरीदना रोकना पड़ा और अब अमेरिकी ढील के बाद भारत ने फिर ईरान से तेल खरीदा। अमेरिका ने हाल ही में 30 दिनों की अस्थायी छूट दी है, जिसके तहत समुद्र में पहले से मौजूद ईरानी तेल को खरीदा जा सकता है। और इस बीच ईरान से LPG लेकर एक जहाज सीबर्ड मंगलुरु पहुंच गया। इस जहाज पर 44,000 टन ईरानी LPG लोड है।
अब सुनवाएंगे जंग के बीच मिले नए समुद्री रूट पर पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार और होर्मुज पर मिस्र के विदेश मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, उन दोनों को सुनिए। अब हम देख रहे हैं जो लगातार वहां से पर्शियन गल्फ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करते हुए हमारे जहाज यहाँ पर आ रहे हैं, तेल ला रहे हैं, ऑयल टैंकर्स हैं और एलपीजी के भी जो भंडार हैं वो भी यहाँ पर ला रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, हमारे संबंध, ये हमारी डिप्लोमेसी की सफलता है, क्योंकि हम सभी देशों के साथ अपने संबंधों को बहुत ही अच्छा बनाकर रखे हुए हैं। और ये ईरान ने पूरे विश्व के लिए, खाली कुछ ही देशों के लिए उन्होंने ये खुली छूट दी है, जो वहाँ पर उनके जहाज जो हैं, चाहे वो तेल वाले हों या फिर किसी और एलपीजी हो या कोई और माल लेकर वहां से वो गुजर सकते हैं। हमारा एकमात्र प्रयास ईरान और अमेरिका दोनों पक्षों के बीच सीधी बातचीत की संभावना तलाशना है और हमें उम्मीद है कि इस संघर्ष के समाधान में तर्क और विवेक की जीत होगी, क्योंकि हर कोई नुकसान उठा रहा है। दुनिया को नुकसान हो रहा है और पूरे क्षेत्र को नुकसान हो रहा है। दुनिया के विकासशील देशों को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि ऊर्जा और खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से महंगाई से जुड़े गंभीर नकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं, जो वितरण श्रृंखलाओं में चल रही बाधाओं का परिणाम है और ये वैश्विक समुद्री नौवहन में रुकावट का नतीजा है। यमन में ईरान के समर्थन में लगातार प्रदर्शन हो रहा है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए जरा, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं। तो ईरान समर्थित इराकी फोर्स अमेरिकी ठिकानों पर लगातार हमले कर रही है। अब इसकी भी तस्वीर आपके सामने हम रख दे रहे हैं, देखिए। ईरान के समर्थन वाली इराक की फोर्स ने एक मिसाइल लॉन्च किया है। ये देखिए हमारे पीछे ये तस्वीर। और इस बीच नाटो की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सवाल यह है कि नाटो कितने दिनों का अब मेहमान है। तो क्या ईरान से जंग खत्म होने से पहले ही नाटो भी खत्म हो जाएगा? यह बड़ा सवाल। इसको लेकर लगातार सवाल तो उठ ही रहे हैं। दरअसल ईरान युद्ध ने नाटो के भीतर जो जंग छेड़ दी है वो अब थमने के बजाय लगातार भड़कती चली जा रही है, क्योंकि अमेरिका नाटो ग्रुप से निकलने की तैयारी में है। ट्रंप और उनके मंत्री लगातार इस पर बयानबाजी भी कर रहे हैं और इसकी वजह है नाटो को ईरान के खिलाफ जंग में ना कूदना। ब्रिटेन ने कहा है यह युद्ध हमारा नहीं है। इटली, फ्रांस का रुख भी यही है, जिससे बौखला गए डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप ने नाटो को कागजी शेर बता दिया, जिसके बाद नाटो चीफ की 8 अप्रैल को ट्रंप से मिलने वाली खबर आ रही है। राष्ट्रपति के बाद मार्क रूटे अमेरिकी मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। वो विदेश मंत्री रूबियो और रक्षा मंत्री हिक्स से भी चर्चा करेंगे। शायद बैठक का मकसद नाटो में खींचतान कम करना हो। लेकिन इसी बीच इटली की प्राइम मिनिस्टर ने बयान देकर, जी जॉर्जियो मेलोनी ने बयान देकर भड़का दिया। मेलोनी ने कहा यूरोप को अमेरिका से अलग होने में फायदा तो नहीं है, लेकिन अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना सबसे जरूरी है। जब हम असहमत होते हैं तो हमें कहना चाहिए, और इस बार हम कह रहे हैं। मतलब अमेरिका से दूरी बनाना यूरोपीय देशों की मजबूरी है, क्योंकि इस युद्ध के चलते यूरोप में तेल गैस का संकट गहरा रहा है। इससे निपटने के लिए इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी सऊदी अरब में हैं, जहां वो इटली की ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने की कोशिशों में लगी हुई है। और मेलोनी ने कहा है युद्ध का असर इटली की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है और उनकी सरकार लोगों और कारोबारियों को बचाने में लगी है। जाहिर है अमेरिका और यूरोप दोनों अपने फायदे देख रहे हैं, जिससे 32 देशों वाले
नाटो ग्रुप को अमेरिका छोड़ सकता है। नाटो को लेकर जारी रस्साकशी के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कैसे ट्रंप को खरी खरी सुना दी है, आपको सुनवा रहे हैं, सुनिए। The day you say I don't like your regime. जिस दिन आप कहेंगे कि मुझे आपकी सरकार पसंद नहीं है, मैं इसे अपने पड़ोसी के लिए खतरा मानूंगा और हस्तक्षेप करके आप पर बमबारी करूंगा, उस दिन आप एक नई मुसीबत खड़ी कर देंगे। ईरान की सरकार बहुत खराब है, इस पर कोई बहस नहीं। मैं कई मुद्दों पर उससे असहमत हूँ, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हम सिर्फ बमबारी या सैन्य अभियानों से स्थिति का सुधार कर सकते हैं। इराक, अफगानिस्तान, लिबिया में जो हुआ उसे देखिए। हम कभी सफल नहीं हुए, कभी नहीं। आपको जनता की संप्रभुता का सम्मान करना होगा। अगर लोग सरकार बदलना चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं। कोरिया, फ्रांस, अन्य यूरोपीय देशों, कनाडा, जापान, भारत, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के साथ एक साझा एजेंडा होने से एक तीसरा रास्ता खुल जाता है। वो लोग जो चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहते या परिभाषा के अनुसार अमेरिका के साथ गठबंधन में नहीं रहना चाहते। They can do so. तो पाकिस्तान में महंगाई बम पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और इसके बाद शाबाश, सरकार को झुकना पड़ा। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच सबसे बुरा हाल पाकिस्तान का ही है। पाकिस्तान में लगातार पेट्रोल, डीजल और खाने के सामान महंगे होते चले जा रहे हैं और इसी बीच पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम बढ़ने पर बवाल मच गया। लोगों के भारी विरोध प्रदर्शन के आगे शहबाज सरकार को बैकफुट पर आना ही पड़ा। अब पेट्रोल की कीमतों पर 80 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई है। आज रात 12 बजे से पाकिस्तान में पेट्रोल की नई कीमत लागू हो जाएगी, जिसके बाद लोगों को फिर भी अंदाजा लगाइए कितना देना पड़ेगा, जिसके बाद लोगों को पेट्रोल 378 रुपए प्रति लीटर मिल सकेगा। कटौती के बाद पाकिस्तान में डीजल पेट्रोल से महंगा है और इसकी कीमत 520 रुपए प्रति लीटर है। डीजल बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि डीजल की बढ़ती कीमतों को सीमित रखा जा सके और परिवहन या माल ढुलाई की लागत को काबू में किया जा सके। बता दें कि सरकार तेल संकट से पार पाने की लगातार कोशिश कर रही है। वहां हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ऑफिस जाने का प्रावधान है, बाकी वर्क फ्रॉम होम। जी, कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा गया है और इसकी वजह यह है कि वहां के लोग घरों से गाड़ी लेकर कम निकलें। बता दें कि 2 अप्रैल की रात पाकिस्तानी सरकार ने ईंधन की कीमतें बढ़ाई थी, जिसमें पेट्रोल 43%, हाई स्पीड डीजल की कीमत 55% बढ़ा दी गई थी। लेकिन अब सरकार को एक ही दिन में फैसला बदलने पर होना पड़ा मजबूर। सिलेंडर को लेकर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। भारत की बात कर रहे हैं हम। अब मुंबई में भी प्रदर्शन हुआ है, ये देखिए जरा। चलो रोड पे ले लो भाई, ये सांकेतिक प्रदर्शन है, बाहुबली बने हुए थे सिलेंडर उठाकर। सरकार हर किसी को एलपीजी सिलेंडर मुहैया कराने की पूरी कोशिश कर रही है। साथ ही केरोसिन तेल देने का भी ऐलान किया गया है, लेकिन स्टोव की महंगाई ने लोगों को परेशान कर दिया है। एनडीटीवी संवाददाता रविश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। केरोसिन तेल बिकना नहीं शुरू हुआ है, लेकिन स्टोव जो केरोसिन तेल से चलने वाला है उसके दाम आसमान छू रहे हैं। सर, इस तरीके का जो स्टोव है, हाँ जी, वो क्या इतना महंगा होना चाहिए? ये जो स्टोव है, इसकी कीमत आज लड़ाई से पहले जो थी 200, 250, 300 रुपये हो जाए। चलो लोहा महंगा हो गया, 350 हो जाए, परंतु ये थोड़ी कि 1800 रुपये हो जाए। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? कितने का भैया स्टोव? ये वाला ये 6000 रुपये का है। 6000 का? भारी वाला, बड़ा वाला है ना। और छोटा वाला? छोटा वाला 1000 रुपये का है। ये महंगा नहीं आपको लग रहा है कि महंगा है? सर, माल बहुत महंगा है। पीछे से एक्चुअल में क्या है ना, इसका स्पेयर पार्ट्स जो है वो ख़त्म हो चुका है, स्टॉक ख़त्म हो गया और इस टाइम पे ये बन नहीं रहे थे। जो काम था पहले वो माल ख़त्म हो गया और इसकी रिक्वायरमेंट, डिमांड ज़्यादा हो गई और माल कम है। देखिए, काला बाजारी पर एक्शन भी हो रहा है, लेकिन और ज्यादा जरूरत है एक्शन की, वो कम है। जमाखोरी रोकने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। कल अलग अलग जगहों पर 3700 से ज्यादा छापे हुए थे। इंडियन ऑयल ने 141 वितरकों के खिलाफ कार्रवाई की है। इंडियन ऑयल 141 में से 5 वितरकों को निलंबित भी कर चुकी है। सरकारी तेल कंपनियों को औचक निरीक्षण के लिए कहा गया है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स को 1000 कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और अब तक करीब 68,000 छापेमारी की हुई है। 855 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। देश भर की बात करें, देश भर से 48,000 से ज्यादा अवैध सिलेंडर्स जब्त किए जा चुके हैं। सिलेंडर्स के गलत इस्तेमाल की भी शिकायतें लगातार मिल रही हैं। कुछ दुकानदार घरेलू एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करने लगे हैं।
क्योंकि घरेलू सिलेंडर कमर्शियल के मुकाबले सस्ता पड़ता है, लेकिन सब्सिडी वाला सिलेंडर सिर्फ घरेलू इस्तेमाल के लिए ही है। इसका कमर्शियल इस्तेमाल गलत है, कड़ी कार्रवाई हो सकती है या होती है। सिलेंडर जब्त किया जा सकता है, कनेक्शन भी रद्द किया जा सकता है, FIR भी दर्ज हो सकती है और फिर 7 साल की जेल भी मुमकिन है। यहां तक कि दुकान या होटल बंद करने के आदेश भी दिए जा सकते हैं। कालाबाजारी ना करें, इसीलिए एक बार पकड़े गए सारी कमाई तो जाएगी, आप जेल भी जाएंगे। LPG सिलेंडर को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। आइए सुनवाते हैं नेता क्या कुछ कह रहे हैं। देश में गैस की समस्या है, लोग क्यू में ठहरे हैं, ऑटो वाले हैं, दुकान वाले हैं, दूसरे लोग हैं, कार वाले हैं, सबको वो एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। सरकार उधर ध्यान देना चाहिए, वो नहीं दे रही है क्योंकि इनकी फॉरेन पॉलिसी जो है, विदेश नीति जो है, वो ठीक नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दूरदृष्टि, सफल नेतृत्व, मजबूती के साथ देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय संकट से प्रभावित नहीं होने देंगे, संकट का समाधान करेंगे। कांग्रेस लोगों को उत्तेजित करके भ्रम का वातावरण बना करके वातावरण को कहीं न कहीं अराजकता के दौर में ले जाना चाहती है। मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप कहते हैं अफवाह फैला रहे हैं। क्या करिएगा उनका, जहां कतार लगा के लोग गैस सिलेंडर के लिए रात भर सो रहे हैं। संकट है, स्वीकार करिए। अभी भी अफवाह, पैनिक, इन शब्दावली से बचिए। चलिए, बात हो गई पेट्रोल डीजल सिलेंडर और युद्ध की। अब जरा सियासत में आपको लिए चलते हैं, क्योंकि बात हम करने जा रहे हैं चुनावी सियासत की। चुनाव तो 5 राज्यों में है, लेकिन सबकी नजरें कहां हैं? पश्चिम बंगाल की। बंगाल के मालदा में SIR को लेकर लोगों ने हंगामा किया, न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया और जिसके बाद चुनाव आयोग ने NIA को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी। इस पूरे तनाव के बीच ममता बनर्जी चुनाव प्रचार के लिए मालदा पहुंच गई। अब आइए आपको हम दिखा देते हैं कि मालदा में तनाव पर दीदी का जो दाव क्या है। मालदा चलने से पहले मुर्शिदाबाद आपको लिए चलेंगे, जहां कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि उनके कार्यक्रम में TMC कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। मतलब अधीर रंजन चौधरी कह रहे TMC और TMC वाले कह रहे कांग्रेस। अब इस बात की शिकायत चुनाव आयोग से भी की गई है। देखिए, पर आरोप लगाया जा रहा है। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हैं जहां एक दूसरे पर आरोप लगा दिया गया। उधर ममता बनर्जी मालदा में रोड शो और रैली के लिए पहुंच गए। मालदा TMC का गढ़ माना जाता है, लेकिन वहां AIMIM समेत दूसरी पार्टियां भी पैठ जमाने की कोशिश में लगी हुई। मालदा की रैली में ममता बनर्जी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सुनिए। 1 2 3 4 बीजेपी विदाय अवार्ड। 1 2 3 4 तृणमूल जितबे अवार्ड। इधर दीदी ने ये पलटवार किया है। दीदी कह रही है 1 2 3 4 बीजेपी की विदाई अब की बार। अब बीजेपी वाले पहले कह चुके हैं 4 मई ममता गई। बीजेपी सरकार থাকবে না, बीजेपी तो ये जवाबी पलटवार। चलिए, सियासी दांव पेच। अब इस बीच मालदा में हंगामे और हिंसा को लेकर NIA की तफ्तीश भी जारी है। जांच एजेंसी ने आज BDO ऑफिस में लेकर DM ऑफिस तक का दौरा किया। ये तस्वीर देखिए, हलचल। मालदा केस के मुख्य आरोपी को कल गिरफ्तार किया गया है। मास्टरमाइंड AIMIM से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। चलिए, तो आपको अब बता देते हैं कि मालदा को लेकर जांच एजेंसियां कर क्या रही हैं, सियासत कैसे हो रही है। तो देखिए, मालदा में तनाव पर दीदी का दाव भी हुआ है। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने मालदा में चुनावी रैली की। रैली में उन्होंने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा 2026 में दिल्ली में सरकार का पतन होगा। वो बंगाल को टारगेट कर रहे हैं तो हम दिल्ली को टारगेट करेंगे। मुख्यमंत्री ने मालदा के लिए AIMIM और ISF को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने NIA पर लोगों को बेवजह परेशान करने का भी आरोप लगाया। TMC के लिए मालदा हमेशा से चुनावी दृष्टि से अहम क्षेत्र रहा है। और इस बीच ISF के उम्मीदवार मौलाना शाहजहां अली ने अपना पर्चा भरा। शाहजहां अली की कल गिरफ्तारी हुई थी।
वो अभी एनआईए कस्टडी में है। चुनाव आयोग ने न्यायिक अधिकारियों पर हमले की जांच एनआईए को दी है। अब एनआईए इस घटना की हर कड़ियों को जोड़ने की कोशिश में है। इधर चुनाव आयोग ने टीएमसी नेताओं की सुरक्षा पर सख्ती दिखाई है और पश्चिम बंगाल के डीजीपी को निष्पक्ष कदम उठाने के निर्देश जारी किए गए। आरोप है कि नेताओं की सुरक्षा में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है। अब आपको सुनवाएंगे ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक दूसरे पर कैसे वार और पलटवार किया। ये देखिए। तो देख लें, दो सांप्रदायिक पार्टियों ने जजों का घेराव किया और भाग गए। अब परेशान हो रहे हैं स्थानीय लोग। एनआईए ने 40-50 स्थानीय लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ममता अत्याचारी है, भ्रष्टाचारी है। अब हर रावण का अंत होता है और उनका अंत अब आ गया है। जो हुजूम है, जो उत्साह है लोगों में, वो बार बार बता रहा है कि ममता बाहर और इस बार मोदी सरकार। कखनो होते पारे ना। आप देश के गृह मंत्री हैं और आप फोन पर निर्देश देते हैं कि मुसलमानों को देखते ही वोट काट दिए जाएं। मुर्शिदाबाद में वोट काटे जाएं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी वोट काटे गए हैं। क्या आप इस तरह जीतेंगे? 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। कुल मिलाकर 506 अधिकारियों का तबादला हो चुका है, जिनमें से अकेले बंगाल में 885 अधिकारियों का तबादला हुआ है। 2005 में पार्लियामेंट में इन्होंने ही सबसे ज्यादा आवाज उठाई थी कि बंगाल में घुसपैठिया भर गए हैं, बंगाल की हालत खराब है, चर्चा होना चाहिए। नहीं परमिशन मिली तो कागज फाड़ के स्पीकर के मुंह पर मारा। रो रही थी बंगाल के लिए। आज आंचल के नीचे छुपा के रखिए। ये तो बात हो गई पश्चिम बंगाल की। अब आपको केरलम लिए चलते हैं। जैसे बंगाल में अधीर रंजन चौधरी के कार्यक्रम में हंगामा हुआ, वैसे ही केरलम में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के काफिले पर हमला हो गया। और हमला तब किया गया जब शशि थरूर एक चुनावी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। और अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मदरसे में मौलाना की क्रूरता की। आइए देखते हैं, पूरी सभी तक पहुंचाते हैं, क्योंकि एक पिटाई कांड हुई मदरसे में, मासूम के साथ क्रूरता हुई है। ये पहले देख लीजिए तस्वीर। आप देख रहे हैं ये कौन सा फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन है या गुस्सा इस मासूम पर निकाला जा रहा है। लगातार मारा जा रहा है उसको। 2 लोगों ने, एक तो पकड़ा हुआ हाथ। ये मदरसे में मौलाना की क्रूरता की तस्वीरें हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ये मौलाना 10 साल के मासूम की बेरहमी के साथ पिटाई करता है। देखिए जरा, किसी का भी बच्चा हो सकता है। ताकत से ये मार रहा है। फिलहाल इन आरोपी मौलाना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पर आरोपों को लेकर जांच चल रही है। हालांकि लंगड़ाते हुए भी चल रहा है। आप देखिए, बिफोर और आफ्टर आपने देख लिया होगा फर्क। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये मौलाना पहले पीट रहा था और अब ये लंगड़ाता हुआ चल रहा है। मासूम को पीटा था। 10 साल का ये बच्चा किसी का भी हो सकता है और परिवार तो भरोसे पर छोड़ता है। लेकिन क्या ये पूरा मामला, जरा समझ लेते हैं। देखिए, मदरसे में मासूम के साथ बेरहमी से मारपीट का यह मामला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का है, जहां एक मदरसे में मौलाना मिलकर मासूम बच्चे को अमानवीय रूप से पीट रहे हैं। एक मौलाना बच्चे के पैर पकड़ता है और दूसरा उसे छड़ी से लगातार पीटता हुआ जा रहा है। आरोप है कि एक मौलाना बच्चे को 40 से ज्यादा बार छड़ी से पीट चुका है। इस दौरान इन दोनों का एक साथी ये पूरा मामला मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर रहा है, तभी तो ये तस्वीरें आप सभी तक पहुंच रही हैं। लेकिन जब यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, मतलब पहुंचता है, तो बवाल मच जाता है। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग उठने लगती है। वायरल वीडियो पुलिस तक पहुंचती है और कार्रवाई शुरू हो जाती है। पुलिस एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर देती है और आरोपी मौलानाओं को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल अब ये आरोपी पुलिस की हिरासत में है और पूरे मामले को लेकर जांच चल रही है। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया जिसमें कि एक बच्चे के साथ 2 व्यक्ति पिटाई करते हुए उसकी दिखाई दे रहे हैं। ये इसमें अवगत कराना है कि ये वीडियो कुछ वक्त पुराना है और ये कस्बा गंगो के दारुल उलूम जकरिया मदरसे का है
और इस संबंध में थाना गंगो पर सुसंगत धाराओं में दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें विधिक कार्रवाई। चलिए, मौलाना को सजा हो गई है और ये सब हिरासत में है। पुलिस अब इनका हिसाब किताब कर ही रही है। लंगड़ाते हुए तस्वीर पहुंचाई थी। इसी के साथ भारत की बात बताता हूं मैं। आज के लिए इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत। उम्मीद करते हैं कि आज का बुलेटिन आपको अच्छा लगा होगा। आप बने रहे, देखते रहे एनडीटीवी इंडिया। आप सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार और आभार।